हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एम सेफ इक्विपमेंट्स लिमिटेड गाइस, आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये जो वीडियो है ये रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 28 ओपन हुआ था 30 जनवरी, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। डे टू सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। 4 फेब का लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 116 टू 123 रुपीज का प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स, लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ और 66 करोड़ का इशू साइज, 54 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। एवर मोर शेयर ब्रोकिंग मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 50 करोड़, ऑफर फॉर सेल 12 करोड़ का बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 2 फेब, 3 फेब को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 18.8% बिग एचएन, 9.5 स्मॉल एचएन, 4.8 और रिटेल 33.1% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम और बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और गाइज, कंपनी में अगर रिटेल में 2 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 2 लॉट होगा और आपको अलॉटमेंट होगा। और स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा। बिग एचएनआई में 15 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 9 लॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस नहीं है। एंकर से 18.7 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, क्यूआईबी सब्सक्राइब 0 पॉइंट, देखिए क्यूआईबी में अंडर सब्सक्राइब, बाकी अदर कैटेगरीज में ओवर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 80% सब्सक्राइब है, 8.1 लाख शेयर्स बीट किया 10 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई 3.7 टाइम सब्सक्राइब, 5.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 19.2 लाख शेयर्स, सॉरी 5.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 19.2 लाख शेयर्स बीट किया 23.6 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 2.95 टाइम सब्सक्राइबर, 2.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 7.6 लाख शेयर्स का बीट किया 9.3 करोड़ का। रिटेल में 2.8 टाइम सब्सक्राइबर, 17.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 49.7 लाख शेयर्स का बीट किया 61 करोड़ का। टोटल हुआ 2.37 टाइम सब्सक्रिप्शन, 84.6 लाख शेयर्स वेट किया, 104 करोड़ का, 2949 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। मतलब कंपनी में अगर देखा जाए तो सिर्फ क्यूआईबी में अंडर सब्सक्राइब है, बाकी अदर कैटेगरी में चाहे एचएनआई हो या रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जीएमपी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग 23 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 18.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 146 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 23,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि हाई सेफ्टी इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और रेंटिंग तीनों का बिजनेस करती है। और अगर हम बात करें कंपनी का फाइनेंशियल को लेकर, 25 में 71.6 करोड़ का रेवेन्यू, 13 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 49 करोड़ का रेवेन्यू, 10.5 करोड़ का प्रॉफिट है। वहीं अगर देखिएगा तो कंपनी जो फाइनेंशियल है ना, अगर देखा जाए तो रेवेन्यू तो अच्छी ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन जो है ना लगातार 24 से लगातार बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिल रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट कर रहा है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा बूस्टेड देखने को मिल रहा है, जो कि एक डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि आगे फ्यूचर के लिए सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है, क्योंकि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो कंपनी का कॉम्पिटिटर है गाइस, अगर हम देखेंगे तो टेक्नोक्राफ्ट इंडिया प्राइवेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसके एक कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है। वैसे और भी बहुत सारे कंपनी जैसे रीजनल मार्केट में बहुत सारे कंपनीज हो गए कॉम्पिटिटर में। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाह रहा है, जिसमें कैपेक्स करेगा और रेंटल पर्पस के लिए इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपेक्स में फंडिंग करना चाहता है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूटिलाइजेशन करना चाहता है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। इसके लाइक लेकर आए। रेशियोज की अगर बात करें, ROE 34, ROCE 21, RONW 29% का, PAT मार्जिन, EBITDA मार्जिन 21.4, 39.2% का, PB और P रेशियो 5.4, 15.1 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 100 पोस्ट 73.5% का, मार्केट कैप 251 करोड़ का किया जा रहा है। तो गाइस, कंपनी का जो बिजनेस है अगर हम यहाँ देखेंगे फाइनेंशियल को लेकर, तो प्राइस बैंड जो रखा ग्रीडी, बहुत ओवरली प्राइस भी नहीं बल्कि ग्रीडी प्राइस रखा गया है। आईपीओ बहुत ज्यादा ग्रीडी प्राइस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो सेफ्टी, पीपीई और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेगमेंट सप्लाई में जो ऑपरेट कर रहा है, और सेफ्टी गियर, प्रोटेक्टिव गियर सॉल्यूशंस और इक्विपमेंट्स का इंडस्ट्रियल, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को सप्लाई कर रही है। प्रोडक्ट्स जो है ना, ये क्रिटिकल वर्कप्लेस सेफ्टी नीड्स को एड्रेस करता है, जो कि रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज और लार्ज एम्प्लॉयर्स के लिए नॉन डिस्क्रेशनरी, मतलब कि
कंपनी कर रही है। और ब्रॉड प्रोडक्ट रेंज है, अगर एप्लीकेबल होता है तो गाइस क्रॉस सेलिंग डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू जो है सो मल्टीपल सेफ्टी कैटेगरीज से जनरेट करने में हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकती है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स का जो ये जो डिमांड है ये भी इसके ऊपर जो सो ट्रिकरिंग है और रेगुलेशन ड्राइवन है, जो कि कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है इस इंडस्ट्री में, जो कि बहुत लगातार टाइटन है, बहुत ज्यादा टाइट किया जा रहा है। और इस वजह से गाइस, और ये कंपनी फॉलो करती है, तो इस वजह से गाइस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मतलब कि स्ट्रेंथ है इस कंपनी का। वीकनेस की बात करेंगे तो लार्ज कंपनी या फिर पीपी मैन्युफैक्चरर्स अगर कंपेयर करें तो स्केल इसका बहुत ही स्मॉल और बहुत छोटा है, जिससे लार्ज इंस्टीट्यूशनल बायर्स के साथ बार्गेनिंग पावर को लिमिट कर सकता है। और प्रोडक्ट प्राइसिंग मार्जिन अगर कॉम्प्रेस कर सकती है, जिससे लार्ज ब्रांडेड ओईएम और अनऑर्गेनाइज सप्लायर से कंपटीशन होने के कारण वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इंटेंसिव है, क्योंकि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स दोनों का है। और ब्रांड विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा लोअर है, बहुत कम है इसका एस्टैब्लिश सेफ्टी इक्विपमेंट ब्रांड्स का रिलेट में। और अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो जिस तरह से रेगुलेटरी एम्फेसिस, वर्क प्लेस सेफ्टी, कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड्स, ओशा या इंडियन सेफ्टी नॉर्म्स में राइज हो रहा है, इससे क्वालिटी पीपीई और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए डिमांड ड्राइव कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, इन सभी में ग्रोथ है देखने को मिल रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म नीड्स जो है सो सेफ्टी सॉल्यूशंस के लिए सपोर्ट करता है। क्योंकि इसमें अगर ग्रो होगा तो इसमें ये सेफ्टी सॉल्यूशंस का नीड होगा, जिससे इस कंपनी को सपोर्ट कर सकती है। और कंपनी जो वैल्यू एडेड सेफ्टी सर्विसेज, ट्रेनिंग, इंस्पेक्शंस, इंटीग्रेटेड सेफ्टी सॉल्यूशंस में भी एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है, जो कि रेवेन्यू पर क्लाइंट इंक्रीज कर रही है। और रीजनल मार्केट में भी जो कि इमर्जिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेफ्टी कॉम्प्लायंस फोकस के साथ अपॉर्चुनिटी, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज ग्लोबल पीपीई और सेफ्टी ब्रांड्स से, और लो कॉस्ट अनऑर्गेनाइज सप्लायर से। वहीं देखेंगे तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, जैसे प्लास्टिक्स, मेटल, फैब्रिक्स, जिससे मार्जिन कंप्रेस कर सकता है। अगर कॉस्ट जो इंक्रीज होगा ये पास डाउन नहीं कर सका तो इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर इंडस्ट्रियल कैपेक्स में स्लो डाउन होता है तो सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है तो हायर कॉम्प्लायंस कॉस्ट इंपोज लगा सकता है और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को इम्पैक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर बात करें तो लार्ज पीपी इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो ये जो कंपनी है ये स्मॉलर है, लेकिन निश है। लेकिन ये कंपनी जो है ना प्रोडक्ट क्वालिटी, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन पर compete तो कर रहा है, करेगा, लेकिन स्केल ग्लोबल ब्रांड रीच पर नहीं। और मिड टीयर्स अगर कंपेयर का जो रीजनल कंपनी है, इससे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशनशिप, कॉम्प्लायंस, सर्टिफिकेशंस के ब्रेथ में compete कर रही है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है क्वालिटी, स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन, आफ्टर सेल सपोर्ट पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कंपनी जो थोड़ा सा रिस्की आईपीओ है, अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। हाँ, कंपनी ओवरऑल अच्छा तो है, फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ी छोटी कंपनी है, ये थोड़ा सा कंसर्न रेज करने वाली बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।